अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ और आज हम डिस्कस करेंगे कोयटा और पेशावर के दरमियान होने वाले मैच के बारे में। तो चलें सीधा चलते हैं मैच की तरफ। मैच जो है वो लाहौर में खेला जा रहा था और टॉस जीत के पेशावर ने पहले बॉलिंग का फैसला किया और कोयटा को दावत दी बैटिंग के लिए। तो कोयटा की टीम जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे काफ़ी जो है वो रीवैम्प हुई हुई टीम है और बिल्कुल एक नया किस्म का इनका जो है वो स्ट्रक्चर है। तो उसमें बड़ी अच्छी चीज़ जो देखने को मिली वो ये मिली कि सऊद शकील को ओपन कराया और ये बहुत ही एक माइंडफुल थॉट थी कि सऊद शकील को ओपन कराया। नॉर्मली ये आपको मिडल ऑर्डर्स में नज़र आते हैं लेकिन इनको ओपन कराया क्योंकि लंबे ओवर्स खेलना जानते हैं और उन्होंने उसको पे बैक किया है, बहुत बेहतरीन तरह से पे बैक किया है। और यार क्या बैटिंग की है, मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था वैसे, टू वेरी ऑनेस्ट, कि ये इतनी एक्सप्लोसिव बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने बहुत अच्छी यूटिलिटी की पिच की और बहुत अच्छी रीडिंग की इन्होंने ग्राउंड की और उसके बाद इन्होंने अपनी शॉर्ट रेंज जो दिखाई है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। तो इन्होंने जो स्टार्ट किया था जेसन रॉय और सऊद शकील ने, तो वहीं से मैच मुझे लगता है कि इनके हाथ से निकल गया था। और उसके बाद फिनिश भी अच्छा हुआ। रेली रजू आए, उन्होंने भी तेज़ बैटिंग की और रुदरफोर्ड आए, उन्होंने भी तेज़ बैटिंग की। तो जो भी आया उसने मतलब इनका इंटेंट बहुत क्लियर था कि उन्होंने यहाँ पे कोई 200-250 रन करने, तो इसीलिए वो कामयाब हुए तकरीबन 206 रन करने में। और 206 रन एक बहुत बड़ा टोटल था। इससे पहले लाहौर में 206 रन का टोटल चेज़ नहीं हुआ है, आई गेस 202-203 तक चेज़ हुआ है। तो ये ज़ाहिर है मुश्किल हो गया पेशावर के लिए चेज़ करना। बैटिंग की अगर कोयटा की बात करें तो अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला। टीम कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाया था कोयटा ने, जिस तरह हमने ऑलरेडी बात की थी कि कोयटा का टीम कॉम्बिनेशन देखेंगे किस तरह से बनाते हैं। और इंटेंट जो था ना वो बहुत क्लियर था कि एक दफ़ा जब बैटिंग का उनका एक्सीलरेशन स्टार्ट हो गई तो उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। और ये बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके हैं कि T20s में आजकल के डेज़ में और ख़ासतौर पर लाहौर जैसी पिचेज़ जो फ्लैट ट्रैक पिचेज़ होती हैं वहाँ पे आप लोगों ने मुड़ के नहीं देखना होता। एक दफ़ा जब आपने गैस पे जो है पैडल पे पाँव रख दिया ना, तो बस फिर उसको आपने स्पीड बढ़ानी होती है, कम नहीं करनी होती। और इसकी मिसाल कोयटा की बैटिंग थी कि जो बैट्समैन भी अंदर आया सऊद शकील और रॉय के बाद, उन्होंने ऑलमोस्ट पहली बॉल पे बाउंड्रीज ली हैं। किसी ने छक्का मारा, किसी ने चौका मारा। आप रदरफोर्ड को देखें, उसने पहली बॉल पे आई गेस 6 मारा। रज़ो ने पहली बॉल पे छक्का मारा। मोहम्मद वसीम आया, उसने पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरी पे आउट हो गया। लेकिन इंटेंट बहुत क्लियर था कि हमें यहाँ पे बड़ा स्कोर करना है, विकेट हाथ में थी। तो ये बैटिंग तो इनकी मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगी। प्लस रोज़ो से भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी अच्छी कैप्टनसी करेंगे जितनी उन्होंने की। तो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ उस चीज़ को कि, लेकिन ज़ाहिर है इतनी क्रिकेट खेल चुका है बंदा तो नॉलेज भी होती है। प्लस अब आजकल ज़्यादा चीज़ें तो बाहर से ही ऑपरेट होती हैं, जिस तरह आपने आगे हम डिस्कस करेंगे कि मुल्तान के मैच में देखा होगा कि कोच बाहर से सिग्नल्स दिखा रहे थे 1-2 और ये वो जो भी थे, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। लेकिन बहरहाल अच्छी मैनेजमेंट लग रही है इस दफ़ा कोयटा की टीम की और विनिंग नोट पे इन्होंने स्टार्ट किया है। लास्ट पीएसएल और उससे भी लास्ट पीएसएल जो इन्होंने लास्ट वो ख़त्म किया था, तो विनिंग नोट पे स्टार्ट करना खुश आइन है कोयटा के लिए। और मैंने तो आपको बताया था मेरी सेकंड फेवरेट है ही कोयटा, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया इस मैच में। और साथ ही बात करते हैं अगर पेशावर की बॉलिंग की, तो पेशावर की बॉलिंग में दो मुझे कंसर्निंग पॉइंट्स नज़र आए कि आमिर जमाल अप टू द मार्क नहीं थे। और अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं जो उन्होंने बॉलिंग टेस्ट में की थी वो रेप्लिकेट अभी तक नहीं कर सके हैं वो लिमिटेड ओवर्स में। चाहे वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो उसमें भी यही था। बीपीएल में भी 1-2 उन्होंने अच्छे स्पेल्स किए लेकिन उसके अलावा उन्होंने कोई ख़ास बॉलिंग नहीं की है लिमिटेड ओवर्स में अभी तक। तो ये एक कंसर्निंग पॉइंट रहा पेशावर के लिए। और उसके बाद साइम अयूब को यूज़ किया एज अ सिक्स्थ ऑप्शन, तो वो मुझे नहीं समझ आया कि यार क्यों किया। और 1-2 ओवर तो उन्होंने जबकि अच्छे कर लिए थे, तो बस वो मोर देन इनफ था कि उनको इससे ज़्यादा बॉलिंग ना करवाई जाती और अपने मेन बॉलर्स पे ही जो है वो इन्हिसार किया जाता। लेकिन स्टिल साइम अयूब को ओवर दिए गए, जबकि वो जो इंग्लिश या जो भी फॉरनर जो प्लेयर था डैन मॉसली, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, जो ऑफ स्पिनर था वो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा था। लेकिन उसका भी 1 ओवर रोक दिया और आमिर जमाल के भी 2 ओवर रुक गए। तो उसके बाद जो मसला हुआ वो यही हुआ कि साइम अयूब को भी फटी लग गई। बाकी सब ने ऐसी पिच के हिसाब से एवरेज बॉलिंग की, किसी ने भी कोई बहुत ख़ास बॉलिंग नहीं की है। ल्यूक वुड ने भी एवरेज बॉलिंग की है, एक आउट किया। ज़िशान जो अंडर 19 वाले हैं उन्होंने भी
सही किया, इस पिच के हिसाब से ओके था। आमिर जमाल ने काफ़ी रन बीट किए जिस तरह से हमने डिस्कस किया। तो ये पेशावर के लिए कंसर्निंग पॉइंट्स हैं कि पेशावर को दोबारा से इन चीज़ों को देखना होगा, जबकि इनके पास पॉवल भी मौजूद थे, पॉवल से भी बॉलिंग गिरा सकते थे, वो अच्छे बॉलर, मतलब 1-2 ओवर से वो भी गिरा सकता है कहीं पे भी। तो साइम अयूब पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंसी क्यों दिखाई गई, ये नहीं समझ आया। तो बहरहाल देखते हैं आगे ये लोग क्या करते हैं और अपनी टीम कॉम्बिनेशन में क्या चेंजेस करते हैं हार के बाद। बात करते हैं सेकंड इनिंग चेज़ की पेशावर की। तो स्टार्ट बहुत एक्सप्लोसिव था और पहले 5-6 ओवर में लग रहा था कि इन्होंने चेज़ साइड पे कर दी है और ये भी इस्लामाबाद की तरह पहले चेज़ कर देंगे, लेकिन वहाँ से एकदम से गियर चेंज हुआ। साइम अयूब रन आउट हुए, किसकी गलती थी क्या थी वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन साइम अयूब रन आउट हुए और उसके बाद बिल्कुल गेम चेंज हो गया। और मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ ये बात, बार बार बोल रहा हूँ कि आजकल की क्रिकेट और जहाँ पे आपने 200 का सोचना है ना T20 में, तो वहाँ पे आपको एक दफ़ा जब स्टार्ट मिल जाता है तो आपने दोबारा गियर शिफ्ट करके पीछे नहीं जाना होता है, आपने लो गियर में नहीं जाना होता है, आपने आगे आगे जाना होता है और आपने रन्स की जो रफ्तार होती है वो बना के रखनी होती है। और यहाँ पे वही गलती हुई कि साइम की विकेट के बाद थोड़ा सा ब्रेक आया, हारिस अंदर आए, मोहम्मद हारिस, और उन्होंने आके जो है वो थोड़ा टाइम लिया और 5-6 बॉलें खेली। 5-6 बॉलें बहुत होती हैं, इसका मतलब 1 ओवर होता है। और उसके बाद जहाँ पे मुझे लगता है पेशावर मैच हारी, वो बेसिकली हारी 11वें-12वें ओवर में, जब टीकेसी आए खेलने, टॉम कोलर, और उन्होंने 100 के स्ट्राइक रेट से यार इनिंग्स खेली है। 18 बॉलें वो खेल गए, 3 ओवर वो खेल गए, कितने क्रूशल होते हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 18 रन किए और वहाँ पे बेसिकली पेशावर मैच हार चुकी थी। तो उसके बाद ज़ाहिर है सब लोग अंदर आए और ट्राई करते रहे, लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आई कि यार आपके पास ये था, पॉवल मौजूद था। पॉवल की आपने देखी होगी कि उसने किस तरह की पावर हिटिंग की। आसिफ अली मौजूद था, ठीक है, और ऐसी करंट सिचुएशन में आपने टीकेसी को अंदर कर दिया जिसने 3 ओवर ज़ाया कर दिए। उसके बाद जब पॉवल आया बहुत लेट हो चुका था ऑलरेडी, लेकिन आसिफ अली मौसली के भी बाद आया, मतलब ही इज़ द मोस्ट एक्सप्लोसिव बैट्समैन इन द लाइनअप, तो उसको आपने यूटिलाइज ही नहीं किया 200 रन के रन चेज़ में। तो ये कुछ गलतियाँ थी, मतलब आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। आप कैडमोर की जगह पॉवल को भेज सकते थे, आसिफ को भेज सकते थे। अगर वही ये प्लेयर्स अगर 1 या 2 ओवर भी खेल जाते, मतलब 6, 8 या 12 बॉलें खेल जाते, तो पेशावर ये रन चेज़ बहुत ईज़िली कर सकता था। तो यहाँ पे पेशावर ने बेसिकली जो है वो थोड़ा-सा गलती की, और अगेन बात आ जाती है कैप्टेंसी की, कि फिर सवाल बनता है कि बाबर की क्रेडिबिलिटी कितनी है एज़ अ कैप्टन। ठीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है क्रिकेट में बाबर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैप्टन ही हो। तो ये चीज़ सोचनी पड़ेगी सबको। ये एक बात है, ये मेरी राय है, हमेशा से यही है। लेकिन जब किसी को चांस दें तो लॉन्ग रन में दें। फिर यहाँ पे लेकिन जो अपनी क्लास दिखाई है किसी ने, तो वो दिखाई है मोहम्मद आमिर ने। मतलब यार सही है, विकेट नहीं मिलती थी और ऑन स्लॉट था, लेकिन मोहम्मद आमिर ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है ऐसी कंडीशंस में और ऐसे टाइम में जब बैट्समैन जो है वो समझे फ्लाइंग गियर में चल रहा हो, और उस टाइम में 7 सवा 7 के रन रेट से या इकॉनमी से बॉलिंग करना, मैं कहता हूँ बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और ख़ास तौर में जो उन्होंने एंड में आके जो ओवर्स किए हैं वहाँ पे इन्होंने बिल्कुल ब्रेक लगा दिए थे पेशावर को। तो स्टैंड आउट परफॉर्मर जो थे, जो मैच में डिफरेंस था, वो मोहम्मद आमिर ही थे। और उसके बाद अकील हुसैन आए, इन्होंने भी सही है रन्स दिए हैं, लेकिन थी इस तरह की जगह। इनके लिए कंसर्निंग पॉइंट स्टिल जो है वो मोहम्मद हसनैन है। 41 रन दे दिए, 10 ओवर में कोई विकेट नहीं ली, कोई फ़ायदा नहीं है इतनी पेस का। और अगेन शैम्पू बॉय मोहम्मद वसीम जो हैं, उन्होंने भी कोई 50 के करीब रन दे दिए, 1 विकेट मिली है उनको। इब्रार ने बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग की इन कंडीशन में, ठीक है। इब्रार ने 2 आउट भी किए हैं, क्रंच सिचुएशंस में आउट किए हैं और बिल्कुल प्लान करके आउट किए हैं। वो ऐसी विकेट नहीं थी कि जी आपको मिल गई, उसने बाकायदा उस जगह पे आउट किया जहाँ पे लंबी बाउंड्रीज थी, उस तरफ उसने बॉलिंग की है और उधर उसने आउट किया है। तो इब्रार ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो इस टाइम जो स्टैंड आउट परफॉर्मर्स रहे बॉलिंग में कोयटा के पास, वो आमिर और इब्रार थे। अब बीच में अकील हुसैन भी सही है क्योंकि ऑलराउंडर है, तो अब इनको देखना है कि ये अपना कॉम्बिनेशन किस तरह से बनाएंगे, क्योंकि मोहम्मद हसनैन और मोहम्मद वसीम फ्लॉप है।
तो अब इनके पास क्या ऑप्शन हैं, इनको देखना पड़ेगा कि अपना ज़ाहिर है इन्होंने लाइनअप बनानी है, क्योंकि ये वीक लिंक्स नज़र आ रहे थे। स्पेसिफिकली मुझे मोहम्मद हसनैन जो था वो काफ़ी वीक लिंक नज़र आ रहा था कि उसको टारगेट करना किसी भी अपोजिशन के लिए मुझे लगता है ईजी हो जाएगा। मोहम्मद वसीम स्टिल थोड़ा सा ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो ऑन हिज डे अच्छी बॉलिंग भी करता है, और इसके पास एक स्किल है जिसका मैं बार बार जिक्र करता हूँ, इसको जहाँ पर ड्राई पिचेस मिलेंगी या ऐसी पिचेस मिलेंगी जहाँ हल्का फुल्का भी मूवमेंट होगा तो जो ये इन डिपर्स करता है वो बहुत लीथल होते हैं। लेकिन हसनैन के पास मुझे कोई ऐसी एक्स्ट्रा क्वालिटी अभी तक नज़र नहीं आती। पेस उसकी कहते हैं लोग बहुत ज़्यादा है, लेकिन 140-145 तक ही है। 145 तक भी बहुत कम जाता है वो, और 145 तो आजकल करते हैं पाकिस्तान के बॉलर तो बहुत सारे करते हैं, तो वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ नहीं है जब ना खेली जाए पाकिस्तानी बैट्समैन से। तो खैर ये था मेरा टेक इस मैच को लेके, और आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये मैच कैसा लगा, और जिनकी फेवरेट टीम कोयटा जीती है वो बताएं कि उनके क्या तासुरात हैं और क्या लगता है उनको कि कोयटा इस दफ़ा कहाँ तक जाएगी, किस रैंक तक जाएगी, फाइनल्स तक पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी। तो लाजमी कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।